Dear friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बीएड, सीटेट, यूपीटेट और बीए, एमए इंग्लिश ईएलटी को लेकर एक सीरीज करा रहा हूं। ये टॉपिक है हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। और दोस्तों अगर जो आप बीएड की बात करें तो बीएड में वो क्वेश्चन जो है वो 99% आने के पूरे चांसेस हैं, वो क्वेश्चन आना है। इसके साथ साथ साथियों हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, तो रोल ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट डे, पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन द इंडियन स्कूल करिकुलम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इस चीज पर ध्यान देना है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो यहां पर हमें बताना है कि इंग्लिश का रोल क्या है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है, आज हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों बीएड के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यूनिट फर्स्ट का पहला ही टॉपिक है, और वो भी मैंने आपको जो यूनिट फर्स्ट से ही टॉपिक कराया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो आज हम बात करते हैं रोल ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश जो है वो हमारी लैंग्वेज है, और कैसी लैंग्वेज है, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था कि इंग्लिश में जब हम डायलेक्ट की बात करते हैं तो इंग्लिश का जो डायलेक्ट है वो है आरपी, और आरपी में भी दोस्तों एक तो होता है बीआरपी और एक होता है एआरपी। तो ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन और अमेरिकन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन 2 आरपी हैं। इसके अलावा स्कॉटिश और कोकनी को भी उस आरपी में शामिल किया गया है। लेकिन मेन जो स्टैंडर्ड आरपी है, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड आरपी ऑफ इंग्लिश, तो आपको आंसर देना है बीआरपी, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये काफी टैट में, जो स्टेट लेवल के टैट होते हैं और यूपी टैट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बीआरपी क्या है, तो ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश का यूज कहां होता है, कैसे होता है। दोस्तों ये तो हमें पता है कि जो हमारा जो देश है वो एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री वेयर वी स्पीक अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, जहां पर हम बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। और यहां पर अगर जो हम बात करें साथियों हमारी नेटिव लैंग्वेज की और ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो वो हिंदी है, बट एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी आती है। तो उसके बावजूद भी यहां पर जो इंग्लिश है उसको सेकंड नंबर पर बोला जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है कि देखिए हम बहुभाषीय देश है हमारा, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में इंग्लिश जो है वो दूसरे नंबर पर आती है और अन्य भाषाओं को छोड़कर। तो इंडिया में इंग्लिश जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर बोली जाती है। अगर तो हम दोस्तों बात करें इंग्लिश की वर्ल्ड में इंग्लिश सबसे ज्यादा कहां बोली जाती है, किस कंट्री में बोली जाती है, तो साथियों वो कंट्री है इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। कारण क्या है, क्योंकि कारण वही है कि जो इंग्लिश पीपल है, द इंग्लिश पीपल दे आर द पायनियर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो इसके पायनियर्स हैं। तो इस वजह से जो इंग्लैंड है वहां पर इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर जो हम बात करते हैं इंडिया की या फिर अदर कंट्रीज की। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटेन के बाद में, इंग्लैंड के बाद में इंग्लिश सबसे ज्यादा कहां बोली जाती है, किस कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है, तो साथियों उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि वो हमारा इंडिया है, जहां पर हम सेकंड लार्जेस्ट नंबर में इंग्लिश को बोल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे देशों में बोली जाती है लेकिन डायलेक्ट्स अलग अलग रहते हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि बीआरपी, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, इज द स्टैंडर्ड डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन पीपल फॉलो द सेम आरपी। जो हम इंडियंस हैं वो सेम आरपी फॉलो करते हैं, बीआरपी। हम फॉलो करते हैं ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन को। ऐसा क्यों, हम क्यों इसे यूज करते हैं, इसका कारण सिंपली ये भी है साथियों, क्योंकि जो इंग्लिश पीपल थे उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल ओवर किया था। वो काफी समय इंडिया में रहे, उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, और जब उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया तो वी वर हाईली इंपैक्टेड with their language, and that is the reason that even today we are following BRP, British Standard Received Pronunciation। हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो साथियों ये इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, और इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको हम एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज कह दें। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें इंटरनेशनल लेवल पर पहचान देती है। तो साथियों आगे बढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, और क्या पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जैसा कि मैंने अभी आपको बता दी
कि हम बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लिश को हम सेकंड नंबर पर बोल रहे हैं सबसे ज्यादा। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे संसार के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट एक आ जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों की इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या कारण है जो हमें इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो रीजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा है, इंटरनेशनल लेवल की इंग्लिश लैंग्वेज है। इस वजह से इंग्लिश को हमारे क्यूरिकुलम में शामिल करना बहुत जरूरी है। जो इंडियन स्कूल क्यूरिकुलम है इसमें शामिल होना इंग्लिश का बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बच्चों के आगे जो कमिंग फ्यूचर है उसमें उनके भविष्य को संवारने का काम कर सकती है इंग्लिश लैंग्वेज। अगर जो उनको कभी फॉरेन विजिट करनी है या फिर फॉरेन में एस्टेब्लिशमेंट करना है अपने ट्रेड का, किसी भी चीज का, तो उसके लिए भी उनको क्या चाहिए? इंग्लिश आनी चाहिए, और वो उनको इंटरनेशनली कनेक्ट करेगी। सो दैट्स व्हाई इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश काम करती है। दूसरी बात, रिच लिटरेचर एंड लैंग्वेज। अगर जो हम भाषा की बात करें साथियों और रिच लिटरेचर साहित्य की बात करें, तो इंग्लिश अपने आप में बहुत रिच है, बहुत रिच है इंग्लिश। किस तरह से रिच है? हम बात करते हैं चौसर की, कि चौसर के टाइम में, एज ऑफ चौसर में, आप सोचिए कि कितनी ग्रैंड इंग्लिश थी, क्या क्लासिकल वर्ड चौसर यूज करते थे। फिर शेक्सपियर को आप देखिए कि उन्होंने किस प्रकार से शब्दों का यूज किया, और साहित्य में किस प्रकार से एक मॉडिफिकेशन आया, एक चेंज आया, एक बदलाव आया। और बेकन के एफोरिस्टिक स्टाइल की बात हम करें, जहां पर बेकन जो है वो गागर में सागर भर देते हैं। तो इस तरह से अंग्रेजी में अलग अलग सोर्सेज देखने को मिलते हैं लिटरेचर के। तो लिटरेचर की सबसे जो धनी है, रिचेस्ट इन लिटरेचर जो लैंग्वेज है, वो साथियों इंग्लिश है। क्योंकि इंग्लिश की जो लिटरेचर है ना साथियों, वो फिलोसॉफिकल है, वो स्पिरिचुअल है, वो रोमांटिक है, उसमें सब कुछ है साथियों। तो इस वजह से इंग्लिश लिटरेचर रिच है। और इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने का मौका आपको कब मिलेगा? जब आपके स्कूल क्यूरिकुलम में किसको शामिल किया जाएगा? इंग्लिश लैंग्वेज को शामिल किया जाएगा, तब आपको इसको पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छा एक मौका होता है, लेकिन कब होता है? जब हमारे इंग्लिश क्यूरिकुलम में इसको शामिल किया जाए, हमारे स्कूल क्यूरिकुलम में इसको शामिल किया जाए। अब साथियों इसके बाद ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज, जो ये अंग्रेजी भाषा है, ये ट्रेजर ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का खजाना है। इंग्लिश जो है वो एक ज्ञान का पिटारा ही आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज आपको स्टडी करनी है, कोई भी अच्छी बुक पढ़नी है, एनसाइक्लोपीडिक पढ़नी है, या फिर ऑक्सफोर्ड की कोई डिक्शनरी स्टडी करनी है, और कुछ भी आपको इस तरह का पढ़ना है, तो उसके लिए आपको किस लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज का। सो दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज। एंड इवन मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक एंड द टेक्निकल बुक्स आर रिटन इन द सेम लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। वो भी इंग्लिश भाषा में लिखी जाती हैं, वेदर टेक्निकल, साइंटिफिक और द मेडिकल बुक्स। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इफ यू आर गुड एट इंग्लिश यू विल इजीली गेट एम्प्लॉयमेंट। ऐसा कहा जाता है कि अगर जो आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी, सबसे बड़ी बात यह है साथियों, इंडिया में तो स्पेशली, कि अंग्रेजी आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती है, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करती है। और जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं और इंग्लिश में आप कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां पर एक पॉइंट, एक एस्पेक्ट तो आपका ऑलरेडी प्लस हो जाता है। आप प्लस में चले जाते हैं, पॉजिटिव आपके साथ ये चीजें होती हैं, और आपको कोई भी नेगेटिव जो है ऐसा दिमाग में नहीं आता, कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आता। और दूसरी चीज, एम्प्लॉयमेंट में इंग्लिश काम आती है, क्योंकि वहां पर सारे काम जब होते हैं बिजनेस में, किसी भी कंपनी में, तो वो इंग्लिश में होते हैं। तो वो प्रेफर करते हैं उस बंदे को जिस पर इंग्लिश अच्छी तरह से आती है। सो दैट्स व्हाई इंग्लिश इज एसेंशियल इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इस भाषा को हम कह सकते हैं। इसके साथ साथियों, यूज्ड इन ईच एंड एवरी स्ट्रीम सब्जेक्ट इन स्कूल क्यूरिकुलम। अगर तो हम बात करें, जो ये इंग्लिश भाषा है, ये यूज की जाती है हर सब्जेक्ट में, हर स्ट्रीम में, चाहे वो आपकी साइंस की स्ट्रीम हो, चाहे वो कॉमर्स की हो, चाहे वो आर्ट की हो, तीनों स्ट्रीम में इंग्लिश का यूज किया जाता है। और कब? अगर आपको अच्छी किताबें पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, स्टैंडर्ड सिलेबस मेंटेन करना है, तो भाषा का स्तर भी कैसा होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए। बशर्ते आप हिंदी में पढ़ते हैं, परेशानियां क्या आएंगी? सपोज करो आप ज्योग्राफी हिंदी में पढ़ते हैं, आप इतिहास को हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में पढ़ते हैं,
तो वहां पर आप अपने इंडिया तक तो सीमित हैं, लेकिन जब आप किसी इंटरनेशनल बंदे से आप कम्युनिकेट करते हैं, उसको अपने बारे में बताते हैं, अपनी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, तो आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, ना ही लिख पाएंगे। इस वजह से स्टार्टिंग से ही कोशिश ये की जाती है, जूनियर लेवल से और प्राइमरी लेवल से ये कोशिश की जाती है कि बच्चे को इंग्लिश सिखाई जाए। एंड दैट इज द रीजन दैट वी स्टार्ट टीचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेरी प्राइमरी लेवल, और बल्कि हम प्ले में ही बच्चों को एबीसी कराना चालू कर देते हैं। वो इंग्लिश का ही एक प्रारूप होता है जो धीरे धीरे एबीसी से बढ़कर बहुत ऊंचा चला जाता है। तो इस वजह से इंग्लिश जो है वो जरूरी है, हर स्ट्रीम में, हर सब्जेक्ट में इंग्लिश होनी जरूरी है एक्सेप्ट ऑफ हिंदी। इसके बाद साथियों, लैंग्वेज ऑफ सोशल मीडिया। अगर जो हम बात करें, फेसबुक की बात करें, हम ट्विटर की बात करें, आप देखिए साथियों, आप फेसबुक आप चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, आप ट्विटर ऑपरेट करते हैं, तो वहां पर भी जो इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं वो सभी मोस्टली इंग्लिश में होती है। और यहां तक कि सबसे बड़ी बात, जो उनको हैंडल करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो न्यूज एंकर्स हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो एक्टर्स हो और चाहे वो ऑथर्स हो, तो वो सभी इंग्लिश भाषा को प्रेफरेंस देते हैं, इंग्लिश का यूज करते हैं। तो ये इंग्लिश जो है आजकल बन चुकी है लैंग्वेज ऑफ सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया की भाषा इंग्लिश बन चुकी है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इंग्लिश भाषा ने भी उसी को बहुत ज्यादा एक बढ़ावा दिया है। लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि हम आगे चल के ट्रेड मार्केट इंटरनेशनल लेवल पर करें, आपका व्यापार है कोई भी, आप उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यू मस्ट हैव गुड कमांड एट योर इंग्लिश लैंग्वेज। आपकी कमांड इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कमांड अच्छी है इंग्लिश लैंग्वेज पर, तो आप इंटरनेशनली अपने मार्केट को, अपने ट्रेड को बिल्डअप कर सकते हैं। और आजकल तो आप देखते भी होंगे कि जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको मौका देती हैं इंटरनेशनल टाई अप करने का, इंटरनेशनली अपने बिजनेस को जोड़ने का। तो आप लेकिन कब जोड़ेंगे? तब जोड़ेंगे जब आप गुड एट इंग्लिश है, जब आपकी इंग्लिश अच्छी है। तो ये जरूरी है साथियों। तो इंग्लिश जो है लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आगे के लिए भी आपके अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूं साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों कि जो इंग्लिश है ये एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है। और दोस्तों, ये सीटेट में भी और यूपीटेट में तो 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इंग्लिश जो है वो किस प्रकार की भाषा है। क्या इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है? नो, इंग्लिश इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज, रादर इंग्लिश इज एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। इस चीज को ध्यान रखना है। ऑफिशियल लैंग्वेज और एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों ऑप्शन आते हैं, तो आपका आंसर होगा एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। क्यों? अब मैं बात करता हूं कि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की वो क्या है। साथियों, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है वही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। और स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ था, हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया। लेकिन उसके बाद जब कमेटी बनी तो वहां पर एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसमें दिक्कतें आई, परेशानी हुई और उसमें यह बात रखी गई कि अगर जो हम अपने व्यापार को, जो इंडिया का हमारा ट्रेड है, उसको हम इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो वहां पर हर चीज में ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए वहां पर ये सुझाव दिया गया कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि 2 भाषाओं को एक साथ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। तो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रही और इंग्लिश को कंसीडर कर लिया गया एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। और बात ये रखी गई कि हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज की जाएगी, लेकिन जो कार्यालय, चाहे वो गवर्नमेंट है या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बॉडीज हैं, वो इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि सभी, चाहे ऑफिशियल्स, ये गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट बॉडीज हो, सभी में इंग्लिश का यूज किया जा रहा है। और इंग्लिश ऑफिशियल ना होकर भी ऑफिशियल बन चुकी है। और कहने को ये एसोसिएटेड है, लेकिन हम इसको एसोसिएटेड अगर तो हम निकाल भी देना तो भी कोई हर्ज नहीं होगा यहाँ पर। इस प्रकार से इंग्लिश ने अपने आप को स्टैंड किया है। तो साथियों, आप खुद देखिए, नेटिव स्पीकर्स हम हिंदी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंग्लिश का यूज कर रहे हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। इसके बाद साथियों, अब हम बात करेंगे इस फैक्टर की, जो ये मेन फैक्टर है और ये एक ही क्वेश्चन में आएगा दोनों। तो क्या है ये है हमारा पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडियन स्कूल क्यूरिकुलम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला।
अब ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले अगर जो हम बात करें थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की, तो ये जो हम बात करते हैं इसकी, सबसे पहले ये साथियों 1960 ये हमारा आया था 1968 में, सॉरी 1968 में सबसे पहले आया था ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला साथियों, और इसको ये रखा गया था, लेकिन उसके बाद इसको रिवाइज्ड किया गया 2019 में, 2019 में इसको रिवाइज किया गया साथियों। एंड इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर कस्तूरी रंगम। कस्तूरी रंगम जो थे कमेटी के हेड बने और उन्होंने इसको रिवाइज्ड किया इस फॉर्मूले को 2019 में। और साथियों ये जो बीएड का जो न्यू सिलेबस है उसमें ये न्यू टॉपिक ऐड किया गया है, जिसमें थ्री कॉन्टेक्स्ट फॉर्मूला लैंग्वेज फॉर्मूला को ऐड किया गया है, और जिसमें इसका भी रेफरेंस आया है 2019 का। अभी तक आप स्टडी करते थे केवल और केवल 1968 को, बट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स you are going to study about 2019 also। तो यहां पर 2019 में ये पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज को रिवाइज किया गया, जिसके जो हेडेड की गई कस्तूरी रंगम जी के द्वारा हेडेड की गई इसको, और इसमें क्या कॉन्सेप्ट रखा गया साथियों ये मैं आपको बता देता हूं। ये तीन लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले फर्स्ट लैंग्वेज, जब आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो यहां पर ये रखा गया कि तीन लैंग्वेजेस आधार बनाई जाए, तीन भाषाएं आधार होनी चाहिए। लैंग्वेज का जो आधार है वो तीन भाषाओं का होना चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? फर्स्ट लैंग्वेज होती है हमारी मदर टंग। मदर टंग और रीजनल वन, जो रीजनल है और मदर टंग है वो फर्स्ट लैंग्वेज है। और सेकंड क्या है? इंग्लिश और अदर देन हिंदी। सेकंड किसको माना गया? इंग्लिश और अदर देन हिंदी। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि सेकंड लैंग्वेज कौन सी होती है। सेकंड लैंग्वेज जो है वो हमारी वो भाषा होती है, मदर टंग के बाद हम जो दूसरी भाषा यूज कर रहे हैं वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है। तो वो हम इंग्लिश भी यूज हो सकती है हमारी, या फिर अदर भी हो सकती है। अगर जो हम नॉन उसमें है कि हमारे नॉन हिंदी स्टेट है हमारा, तो ऐसी सिचुएशन में हम इंग्लिश को या फिर अदर जो लैंग्वेज है पर्टिकुलर उसको हम यूज करते हैं। तीसरे में भी यही कंडीशन आती है, इंग्लिश और अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इंग्लिश या फिर कोई भी दूसरी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है यूज्ड इन अदर स्टेट्स, जो कि दूसरे स्टेट्स में यूज की जाती है। अब साथियों मैं सीटेट का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं। ये जो क्वेश्चन है अनेकों बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है, अगर आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां के बच्चे आपकी भाषा को नहीं जानते, मतलब दे आर नॉट नोन टू योर लैंग्वेज, यू आर हिंदी स्पीकर, आप हिंदी स्पीकर हैं और आप साउथ में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपकी जॉब केवीएस में लगी है, एनवीएस में लगी है, आप वहां पर जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उस कंडीशन में आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं जब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कि आप उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे और इंग्लिश में वो बच्चे वीक हैं, इंग्लिश उन पे आती नहीं। ये एक सपोज करना है आपको कंडीशंस को कि इंग्लिश उन पे आती नहीं है, इंग्लिश में वीक है, और आपकी हिंदी वो जानते नहीं है, हिंदी को वो जानते नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उन पर केवल और केवल जो डायरेक्ट मेथड है उसका यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड वो होता है जब हम उनको जो है जो पर्टिकुलर इंग्लिश है तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, या फिर आप उनसे ये कहेंगे, मतलब उनसे ये कहेंगे कि वो क्लास में जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसका यूज ना करें। जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है जो भी वो यूज करते हैं उनसे ये कहेंगे कि उस नेटिव लैंग्वेज का यूज वो ना करें, या फिर आप उनकी नेटिव लैंग्वेज को एनकरेज करेंगे, या इनमें से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन अधिकतर आता है, और दोस्तों ये क्वेश्चन स्टेट लेवल पर भी, यूपी टेट में भी और सी टेट में भी पूछा जा चुका है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। पता है अधिकतर क्या कहते हैं? अधिकतर ये कराते हैं कि हम बच्चों को डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, ऐसी सिचुएशन में इंग्लिश को इंग्लिश पढ़ाएंगे और इंग्लिश को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं साथियों, अगर बच्चों को मेहनत करनी है तो साथियों टीचर को भी मेहनत करनी है। टीचर को भी एक अपने कॉन्सेप्ट को, अपने क्राइटेरिया को बदलना है। और जैसे कि आपने सीटेट में देखा भी होगा कि जो ऑप्शन आपको लगता है ना वो होता नहीं है, कंफ्यूजन होता है, साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी अपनी पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में आप बच्चों की जो मदर टंग है उसको एनकरेज करेंगे, उसको ये नहीं कहेंगे कि रेस्ट्रेन कर देंगे, आप क्लास में उसे रोक लगा देंगे, नहीं आप मदर टंग नहीं बोलेंगे। मदर टंग को कभी रेस्ट्रेन नहीं करना है बच्चे की, उसको बल्कि प्रमोट और एनकरेज करना है। तो जो उसकी मदर टंग है उसको हमें बढ़ावा देना है, और बल्कि शिक्षक की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो बच्चों के माध्यम से, अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से उस भाषा को खुद सीखने की
कोशिश करें और बच्चे को हमेशा बढ़ावा दे। तो ये कारण रहता है साथियों। तो ये मैंने आपको बताया। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री, ये तीन कॉन्टेक्स्ट हैं लैंग्वेज फॉर्मूला के। अगर जो आ जाए लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये चीजें लिखनी है। जो मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल, वो बात आपको करनी है साथियों। ये जो मैं आपको बीएड का, सीटेट का, यूपीटेट का, ये तो मैं डेस्क्रिप्टिव सिखा रहा हूं। इसके साथ साथ साथियों जो सीटेट और यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथी, तो मैं उनको बताना चाहूंगा, मेरे इस चैनल पर मेरी दो प्लेलिस्ट हैं। एक तो है यूपीटेट ग्रामर और सीटेट ग्रामर पेडागोजी को लेकर। सीटेट में ग्रामर नहीं, सीटेट की पेडागोजी को लेकर और यूपीटेट ग्रामर एंड पेडागोजी को लेकर, ये दो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। एक तो केवल सीटेट के लिए है, एक सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए है। और साथियों उनमें मुझे लगता है कि कम से कम उसमें 20 वीडियो है साथियों, 20 वीडियोस, और वो आपके लिए सफिशिएंट है। अगर जो आप उन्हें तैयार कर गए एग्जाम्स में अपने सीटेट और यूपीटेट के लिए, तो आपको इंग्लिश में उससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों मैं उसका लिंक भी जो है, इस जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज उन वीडियोस को भी जाके देखें, उनको भी सुने। और जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि बात हम शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की करें तो साथियों वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उन सभी वीडियोस को भी आप जरूर लिंक पे जाके उनको जरूर सुन लें, अपने एग्जाम से पहले जरूर एक बार उनकी तैयारी कर लें। और साथ ही साथ आपकी तैयारी सीटेट की हो रही है, यूपीटेट की भी हो रही है। और ये जो मैं आपको करा रहा हूं, जो बीएड का पोर्शन है लैंग्वेज इंग्लिश टीचिंग का, इसमें भी से भी सीटेट और यूपीटेट में काफी चीजें आती हैं। और जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के आते हैं, वो साथ के साथ मैं आपको बताता हुआ भी चल रहा हूं साथियों। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो, मेरा कॉन्सेप्ट और मेरी एजुकेशनल न्यूज, यूनिवर्सिटीज के अपडेट्स वो आपको पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और ना लग रही हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।